बहस में आपका स्वागत है। बात होगी मिशन 2023 की। 2023 को लेकर भारतीय जनता पार्टी की बैठक का दूसरा दिन है। बीजेपी दफ्तर में बैठक चल रही है। आज भी बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा, मुरलीधर राव और साथ ही कई ऐसे पूर्व विधायक सांसद भी शामिल होने जा रहे हैं जिनके साथ चर्चा होगी। महापौर भी होंगे। चुनाव हार चुके विधायकों को भी बुलाया गया। दूसरे दिन भी बूथ विस्तारक अभियान की समीक्षा होगी, साथ ही आगामी कार्य योजना की रणनीति बनेगी। गुरुवार को बैठक के दौर के पहले दिन बूथ विस्तारक अभियान के साथ समर्पण निधि संग्रह की समीक्षा हुई। इस दौरान नेताओं ने बूथ विस्तार अभियान को पार्टी की नई ताकत देने वाला अभियान बताया। लेकिन बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री श्री प्रकाश ने कहा कि इस अभियान से हमें सक्रियता और ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के रूप में नई ताकत मिली है। कई नए लोग सामने आए। अभियान के दौरान जिन क्षेत्रों में कमजोरी सामने आई है उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पार्टी के प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने इस मौके पर कहा कि मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक अभियान सभी की भागीदारी से सफल हुआ है। पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ साथ लगभग 3 लाख कार्यकर्ताओं की मेहनत से ही हम ये परिणाम हासिल कर पाए। पर बात यह भी कही जा रही है कि जैसा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि बूथ विस्तार वास्तव में एक इतिहास बनाने वाला काम था, बी डी शर्मा ने कहा, और वो नजर भी आ रहा। और जो उपलब्धियां हमें हासिल हुई है उसकी दम पर हम आगे बढ़ेंगे। अनुसूचित जाति के पूरे गांव ने बीजेपी की सदस्यता ली, इसका जिक्र भी हुआ। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने काफी तादाद में जुड़े, उसकी बात भी की गई है। लेकिन बात यह भी हुई है कि जिनका काम अच्छा रहा उन्हें शाबाशी मिली है, जिनका काम ठीक नहीं रहा उन्हें हिदायत मिली है। कई विधायक, करीब 50 से ज्यादा ऐसे विधायक हैं जो अपना परफॉर्मेंस ठीक नहीं कर पाए, तो उनसे कहा गया कि यदि आप नहीं कर सकते तो फिर नमस्कार कर लीजिए और लोगों को मौका दीजिए। क्या कहना है बी डी शर्मा जी का, बैठक के बाद सुनिए। चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो या कैबिनेट के मंत्री हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, सबने मिलकर के इस अभियान को एक सार्थक अभियान बनाया और ऐतिहासिक अभियान बनाया कि डिजिटलाइजेशन बूथों का पन्ना प्रमुख तक और पन्ना समिति तक हो। ये राजनीतिक इतिहास में ये सामान्य घटना नहीं है और ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। तो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के मित्रों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो समर्पण निधि के अभियान में लगे, उन्होंने भी आगे बढ़कर के समर्पण का काम किया। या भोपाल के अंदर भी हमारी मुस्लिम महिलाएं आगे आकर के उन्होंने कहा कि हम भी समर्पण करना चाहते हैं। तो समर्पण निधि और बूथ विस्तार को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा उत्साहित है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम आगे बढ़े हैं उसके बहुत अच्छे उदाहरण सामने आए हैं, बल्कि ये हमें नई ऊर्जा भी देता है। अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी हमसे जुड़े हैं। लेकिन कुछ और भी हुआ है। जब बैठक होती है तो फिर तमाम तरह की बातों पर विचार होता है। अच्छे काम वालों को शाबाशी मिलती है, जो काम ठीक नहीं करते उनको हिदायत मिलती है। अब जरा सुनिएगा अजय बिश्नोई को कि उन्होंने क्या कहा। उनसे भी हमारी बात हुई। अजय बिश्नोई, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, पूर्व मंत्री। सुनिए। अजय बिश्नोई जी है मेरे साथ, पूर्व मंत्री। सर, क्या हुआ बैठक? ये संगठन की बैठक थी, कामकाजी बैठक थी। बूथ विस्तारकों ने, जिनने बहुत बेहतरीन काम किया है, जिन जिलों ने, जिन विधानसभाओं ने, उसके बारे में चर्चा की गई। जहां कुछ काम कमजोर हुआ है उनको उत्साहित किया गया कि वो काम पूरा करें। इसी प्रकार से जो एक समर्पण निधि का टारगेट दिया गया है, उस टारगेट के लिए किस तरीके से पूरा किया जा सकता है। हम संस्कार को बचाए रखें, गलत आदमियों से पैसा न लें, परंतु अपने टारगेट को पूरा करें। इस तरीके के भाव आज की तारीख में सब कार्यकर्ता लेके यहाँ से जा रहे हैं। भाव बहुत अच्छा होता है, लेकिन क्या इस भाव पर बढ़ पा रहे हैं सब लोग? बहुत आराम से। यानी भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए ये दोनों टारगेट कोई बहुत मुश्किल टारगेट नहीं है। मुझको विश्वास है टारगेट निश्चित रूप से अचीव किया जाएगा। कांग्रेस भी खासी सक्रिय दिखाई दे रही है, उन लोग की भी बैठकों होना चाहिए। किसने रोका है उनको? सक्रियता के मैदान में वो ज़्यादा सक्रिय दिखेंगे तो हम शायद उससे और ज़्यादा सक्रिय होंगे। प्रतिद्वंदता का माहौल है, यदि वो कमज़ोर पड़ जाएंगे तो शायद हम भी कमज़ोर पड़ जाएं। बेहतर है खूब सक्रिय हों ताकि हमको भी ऊर्जा मिले, हम भी सक्रिय हों। चले, अजय बिश्नोई जी थे, पूर्व मंत्री, कह रहे हैं कि समर्पण निधि से लेकर तमाम सारे कामों पर जिन लोगों ने अच्छे काम किया है उनको शाबाशी मिली है, लेकिन जिन्होंने काम ठीक नहीं किया है उनको हिदायत मिली। आशीष के साथ मनोज सैनी, बंसल, भोपाल। चलिए, तो आप देखिएगा कि बड़ी बात कही है अजय बिश्नोई ने। उन्होंने कहा कि चेहरा देखकर पैसा लें, ये समझें कि क्या है उनका कैरेक्टर, कैसे लोग हैं, और पैसे देने वाले से पहले उसका चेहरा भी देखें, उसको भी समझे। ये बड़ी बात है। और पार्टी शुचिता की बात करती रही है भारतीय जनता पार्टी। कुछ और लोगों का कुछ कहना है, जरा ये भी सुनिएगा। फिर मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, हम उनसे चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सुन लीजिए जरा क्या कहना।
कि सबने मिलकर के सामूहिकता के आधार पर, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो या कैबिनेट के मंत्री हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, सबने मिलकर के इस अभियान को एक सार्थक अभियान बनाया और ऐतिहासिक अभियान बनाया कि डिजिटलाइजेशन बूथों का पन्ना प्रमुख तक और पन्ना समिति तक हो। ये राजनीतिक इतिहास में ये सामान्य घटना नहीं है और ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। तो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के मित्रों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो समर्पण निधि के अभियान में लगे, उन्होंने भी आगे बढ़कर के समर्पण का काम किया है। या भोपाल के अंदर भी हमारी मुस्लिम महिलाएं आगे आकर के उन्होंने कहा कि हम भी समर्पण करना चाहते हैं। ये संगठन की बैठक थी, कामकाजी बैठक थी। बूथ विस्तारकों ने जिनने बहुत बेहतरीन काम किया है, जिन जिलों ने, जिन विधानसभाओं ने, उसके बारे में चर्चा की गई। जहां कुछ काम कमजोर हुआ है उनको उत्साहित किया गया कि वो काम पूरा करें। इसी प्रकार से जो एक समर्पण निधि का टारगेट दिया गया है, उस टारगेट के लिए किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, हम संस्कार को बचाए रखें, गलत आदमियों से पैसा न लें, परंतु अपने टारगेट को पूरा करें। इस तरीके के भाव आज की तारीख में सब कार्यकर्ता लेके यहाँ से जा रहे हैं। पार्टी ने अपने लिए आगामी समय की दृष्टि से कई कार्यक्रम तय किए हैं, जो हमारे लिए अपनी सदस्यता से लेकर के और अन्य अन्य कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों की विस्तार से बातचीत की गई। मुझे इस बात का संतोष है कि कार्यकर्ता होने के नाते हम सब सहभागी हुए और जो पार्टी कहेगी वो हम करेंगे। चर्चा विस्तार से हुई, बूथ विस्तार की बातचीत हुई है और वास्तव में कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से काम किया है, लगभग 90% तक बूथ विस्तारक योजना में ऐप का, उसके बारे में सभी ने नेतृत्व का आभार व्यक्त किया, नेतृत्व में कार्यकर्ताओं का। चलिए, आप सुन रहे थे अलग अलग लोगों को। भारतीय जनता पार्टी के बैठक के बाद इनसे चर्चा हुई थी, लेकिन मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सुदेश शर्मा जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, देवदत्त दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और सनवर पटेल जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का। आप सभी मेहमानों को बहुत स्वागत है। सुदेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को आपने सुन लिया होगा। बात हो रही है कि हम अपनी संस्कृति को बचाकर चलें पैसा लेने से पहले, यानी जो समर्पण निधि की बात हो रही। बात ये भी हो रही है कि जिनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, कृपा करके वो किसी और को मौका दे दे। तो 2023 की तैयारी में बीजेपी भी है, आप भी है, लेकिन बीजेपी का संगठन जो दिखाई दे रहा है वो आपको भी समझ रहा है। सैनी जी, सबसे बड़ा सवाल तो अजय बिश्नोई जी के बयान से खड़ा होता है। अजय बिश्नोई जी ने ये कहा कि हमें संस्कार को बचा के रखना और ये देखना पैसा किससे लिया जाए। हमने ज़मीनी स्तर पर इनके जो बूथ विस्तारक इनकी योजना है, इस पर बात की। मैं उस कार्यकर्ता का नाम भी ले सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। हमने कहा क्यों भाई, तुम लोग काम धाम कुछ करते नहीं हो, कहाँ से व्यवस्था होगी ये सब? अरे बोले साहब, वो तो सब पार्टी का काम है, वो पार्टी के बड़े लोग पैसा दे देते हैं और जो पार्टी से जुड़े हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, वो पैसा दे देते हैं, हम लोगों के नाम भर लिए जाते हैं और काम हो जाता है पूरा। और हमने पहले भी देखा है, अमित शाह जी जब पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे, मिस कॉल का एक सिस्टम शुरू हुआ था इनकी योजना। उस मिस कॉल में विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तो ये घोषित हुई, लेकिन सबसे बड़ा लोचा हुआ मध्य प्रदेश में, जिसमें कितने सारे मिस कॉल फर्जी पाए गए, जिनके कोई नामो निशान नहीं मिले, जिनकी कोई पहचान नहीं मिली। कुल मिलाकर के ये सब प्रोपेगेंडा है। और ये परेशान क्यों है? क्योंकि कांग्रेस जमीनी स्तर पर काम कर रही है। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में आप भी देख रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अजय बिश्नोई साहब ने खुद ही कहा है कि कांग्रेस सक्रिय, इसलिए प्रतिस्पर्धा पैदा हुई और हम भी काम कर रहे हैं। कुल मिलाकर के कांग्रेस की सक्रियता ये दर्शाती है कि हम जनता के बीच काम कर रहे हैं, इसलिए इनकी मजबूरी है और ये बड़े नेता इकट्ठे होकर के कोशिश करते हैं एकता की। और एकता क्यों नहीं दिखती? आपने देखा होगा कल वृक्षारोपण का कार्यक्रम का 1 साल हुआ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, उसमें एक बड़ा आयोजन हुआ। उस आयोजन में सेकंड लाइन के लीडर कहे जाते हैं गृह मंत्री, ये प्रोटोकॉल कहता है। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी जब वो वहाँ पहुंचे तो उनके लिए कुर्सी नहीं थी, वो उनको जमीन पर बैठना पड़ा, जबकि भाजपा का जिलाध्यक्ष भोपाल का वो भी वहाँ बैठा था, कृष्णा गौर विधायक भी बैठी थी, वो जमीन पर जाके बैठ गए। अब आपके यहाँ तो लोग छोड़ के भी चले जाते हैं। सुनिए तो ये गुटबाजी है, जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है। कुल मिलाकर के एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है कि पंडित नरोत्तम मिश्रा को जमीन पर बैठना पड़ा। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, आप कैसे कह सकते हैं? क्या पूरी पार्टी एक है? लेकिन मंच पर बुला लिया ना, कुछ लोग तो मंच पर भी नहीं जा पा रहे। आप क्या ऐसा बीजेपी कहती? बीजेपी कहाँ कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं। हाँ। लेकिन ये आपने कहा अभी तो। हाँ, अभी तो मैंने कहा है। सब मंच पे, मेरा बेटा कल मंच पे बैठा था भिंड में। हाँ। कैसे नहीं जा पा रहे? सब मंच पे जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी है। लेकिन हम अनादर किसी का नहीं करते, सम्मान करते हैं। और सीनियर व्यक्तियों का तो सबसे पहले उनसे बिना पूछे कोई कदम नहीं उठाते। रहा सवाल इस बात का, ये जो बात कर रहे हैं ना,
आज बूथ विस्तारक योजना की, ये ऊथ कर लें, बूथ कर लें, कुछ भी कर लें, पुराने पेंशनरों ने कम से कम अपनी योजनाओं को पुरानी पेंशन लागू करने के लिए 3000 आंदोलन किए, 3000 ज्ञापन दिए, आज तक सरकार ने उनके लिए कुछ नहीं किया। अब आप बताइए 5 लाख लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। चलिए क्या हम इनको समझ वोट गए, देंगे मतलब वो? आप क्या इन इनको बातों सपोर्ट को लेकर करेंगे? आगे बढ़ रहे हैं, कमियों को लेकर, और वो ये देख रहे हैं कि हमने क्या किया। जी सनवर पटेल जी, ये जो बैठक चल रही है, आज भी दूसरा दिन है बैठक का, और बैठक में ये बात तो आई कि बूथ विस्तार को लेकर आप उत्साहित है। 65,000 बूथ तक जाने की बात थी, 58,000 बूथों तक आप पहुंच पाए। कल की समीक्षा में ये बात सामने आई है, और कुछ विधायकों से ये कहा गया है कि यदि आप उन बूथों तक नहीं पहुंचे हैं तो कृपा करके किसी और की लाइन लंबी कीजिए और घर में बैठिए। क्या कहेंगे? हाँ, देखिए मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी की जो बैठकें हैं, ये बैठकें भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति का बड़ा हिस्सा है। बैठकों में हमारे कार्यक्रम तय होते हैं, पिछले जो कार्यक्रम किए गए हैं उन कार्यक्रमों की समीक्षा होती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि ऊपर से लगाकर नीचे तक हमारा जो कार्यकर्ता है वो सबसे पहले कार्यकर्ता है। अभी मैं आप ही की रिपोर्ट पर देख रहा था कि डॉक्टर मोहन यादव उच्च शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हम कार्यकर्ता। जी जी जी, तो चलिए हम बात कर रहे हैं सनवर पटेल जी से, शायद कोई तकनीकी खराबी। देवदत्त दुबे जी के पास चलता हूं। सनवर जी, आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आवाज आ रही है जी, अपनी बात पूरी कीजिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सुंदरता, ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती ये इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित उद्देश्यों को लेकर काम करती है। अब देखिए, समर्पण निधि की बात कही, तो समर्पण निधि का भी पैसा कहां से आए, वो पैसा कैसा हो, ये चीजें भी तय होती है भाजपा में। अब हमारे जो विद्वान मित्र है कांग्रेस के प्रवक्ता जी, अब उन्होंने कह दिया कि बिश्नोई जी तो ऐसा बोल रहे थे। अरे साहब, ये कार्यकर्ताओं का पैसा है, ये राजनीतिक सुचिता के लिए पैसा है। अरे पटेल साहब, तो कार्यकर्ताओं ने 5 स्टार होटल जैसा ऑफिस बनाने के लिए पैसा नहीं दिया, वो हिसाब दे दे, पैसा कहां से आया? हमको भी खूब बोलना आता है सुरेश जी। अरे भैया, तो सनवर पटेल साहब बोलना मुझे आता है, आप गलत जानकारी क्यों दे रहे हैं? मैंने कोई सवाल किया, गलत सवाल नहीं किया। आप 5 स्टार के नुमा अपने ऑफिस बना लेते हैं क्या? कार्यकर्ता, जो गरीब कार्यकर्ता साइकिल से चलता रहा, जो चने चबा करके पार्टी से खड़ा किया, क्या वो 5 स्टार होटल जैसा आपका कार्यालय बना सकता है? आप जवाब दे दीजिए इस बात का, ये पैसा कहां से आया? आपके घर बने, कांग्रेस ने अपने घर बनाए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने पैसे से, अपने मेहनत के पैसे से अपने कार्यालय बनाए। यही फर्क है भाजपा कांग्रेस। अच्छा, तो दिल्ली में जो 5 स्टार नुमा कार्यालय बनाया, किसका पैसा लगा इसमें, बता सकते हैं आप? भारतीय जनता भोपाल में जो 5 स्टार नुमा कार्यालय बना है, अरे कार्यकर्ता की हैसियत में जानता हूँ, मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, मैं जानता हूँ। मैंने देखा 35 वर्ष राजनीति में हो गए। भारतीय जनता पार्टी के जिन कार्यकर्ताओं ने खून पसीना से पार्टी को सींचा, उस वक्त इनके पास इतना पैसा कहां से आ गया कि 5 स्टार नुमा ये कार्यालय बना ले? चलिए, करके जिस तरह से लोचा मिस कॉल का हुआ था, ऐसे ये लोचा है, ये ब्लैक मनी को वाइट करने की साजिश है, और इसमें भाजपा अंदर में बड़ी खुश हो ले, लेकिन जनता इनको माकूल जवाब देगी 2023 में। चलिए, मैं लौटता हूं सर, मैं लौटता हूं। जी जी, सनवर जी, स्वदेश जी, देवदत्त दुबे जी, देवदत्त दुबे जी, देवदत्त दुबे जी, कल एक तस्वीर और दिखाई दी थी जिसके शायद फुटेज दिख रहे हैं, प्रयास रहेगा मेरा वो भी मैं दिखा पाऊं थोड़ी देर में। जब बीडी शर्मा थे मंच पर, प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, और सामने थे तमाम विधायक, हाजिरी ली जा रही थी और पूछा जा रहा था कि फलाने विधायक जबलपुर से कौन, तो फिर बताया उन्होंने कि मैं ये हूँ। तो ये भी बीजेपी अलग है, एक अनुशासन का पाठ भी वहाँ पे पढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा था, वो तस्वीरें भी कैद हुई है कैमरे में। क्या ये बताता है कि बीजेपी में आज भी संगठन ही सर्वोपरि है? देखिए, भाजपा कैडर आधारित पार्टी है और उसके पीछे संघ है, तो जो ज़मीन से जुड़े और जो जैसे उनकी आप मुख्यमंत्री निवास पर जब विधायक दल की बैठक भी देखेंगे तो कुर्सी नहीं लगाई जाती, वो गद्दे बिछाए जाते हैं। तो एक जो वो अपना ऑरा बनाए हुए हैं कि हम साधारण से दिखने या एक एक बात को समझने की, और एक जो एक होता है ना आडंबर, ईर्षा का कारण होता है। तो जो और कार्यकर्ताओं में हम आडंबर दिखाएं, जो गरीब या अन्य जनता है उसको ये आडंबर ना दिखे, वो एक अपना ऐसा बनाए रहते हैं। और इसीलिए संगठन है जो वो पकड़ अपनी मजबूत रखता है सत्ता पे। जैसा अभी फिर कहा गया, आज फिर कहा गया कि मंत्री विधायक कोई भी हो सबको, और वो एक लेवल पर बिठालते हैं जिससे ये अहम का भाव ना है कि हम मंत्री हैं, हम विधायक हैं, बल्कि
सब समान रूप से हैं। और संगठन, मध्य प्रदेश का संगठन भाजपा में देश में सबसे अच्छा संगठन माना जाता है, क्योंकि यहाँ कुशाभाऊ ठाकरे, प्यारेलाल खंडेल वालों ने जैसे संगठनकर्ताओं ने गढ़ा है यहाँ के। लेकिन पार्टी इस बार आप देख रहे होंगे कि 2018 से बहुत कुछ सीख चुकी है। और जो आप पहले शुरू में कह रहे थे कि दोनों दल सक्रिय हैं, वो 2018 का परिणाम है इसके लिए, क्योंकि कांग्रेस तब 15 साल सत्ता से बाहर रहने के बाद उम्मीद छोड़ चुकी थी कि कैसे हम सत्ता में आ पाएंगे, आर्थिक रूप से कार्यकर्ताओं की, संगठन की सब कमज़ोर हो चुकी थी, लेकिन वो सत्ता में आ गई। और भाजपा कांग्रेस मुक्त प्रदेश की बात करती थी, लेकिन वो सत्ता से बाहर हो गई। तब से पार्टी ने ओवर कॉन्फिडेंस अपना ख़त्म कर दिया है इस बार, और इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। आप देखें 1.5 साल है अभी चुनाव को, अभी से पार्टी जिस तरह से मेहनत कर रही है, बूथ का डिजिटल हो गया, बूथ का पूरा रूप, और जो ज़मीनी पकड़ बनाई जा रही है, वो 2018 का परिणाम मध्य प्रदेश की राजनीति में 2023 के लिए एक मील का पत्थर है। और दोनों दल, आपने भी कहा, मैंने भी कहा कई बार कि अभूतपूर्व चुनाव होंगे 2023 के, जहां दोनों दल कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। ये आपने महत्वपूर्ण बात की। इसी बात को लेकर स्वदेश शर्मा जी की तरफ में चलता। स्वदेश जी, पहले भी चुनाव होते रहे। 2018 में 15 साल की सरकार पर आपने हटाया और आप सत्ता में वापसी हो गए। सत्ता के बाद आपकी सत्ता भी चली गई, तो सबक बीजेपी ने भी लिया, सबक आपने भी लिया होगा। यदि बीजेपी अपने बूथ को मजबूत कर रही है, बूथ विस्तार की बात कर रही है, समर्पण निधि की जरूरत, देखिए निधि के बिना तो सब अधूरा है, ये तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन उसको समर्पण निधि के बहाने वो तैयार कर रही है, अपने संगठन को मजबूत कर रही है। कांग्रेस किस तरह से अपने संगठन को मजबूत कर रही है? देखिए, कांग्रेस का संगठन का बिल्कुल स्पष्ट मामला है कि वन बूथ 10 यूथ के फार्मूले पर शुरू से काम कर रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी ने मंडलम सेक्टर तक अपने कार्यकर्ताओं को नियुक्त किया है। रहा सवाल डिजिटाइजेशन का, तो इसमें भी हमने जो विशेषज्ञ लोग हैं उनको उसका इंचार्ज बनाया। मॉनिटरिंग भी करेंगे तो वो लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि स्वदेश शर्मा, आप स्वदेश शर्मा यहाँ बोल सकते हैं, पार्टी का पक्ष रख सकते हैं, इनको कोई टेक्निकली कोई जवाबदारी दे दे तो नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है वो काम अविस्मरणीय है। और इनके यहाँ जैसी मिसकॉल वाली पार्टी नहीं है हम, कि इनके यहाँ जो लोचा हुआ था 2018 के पहले, देखा होगा आपने कितना बड़ा लोचा हुआ था इनका, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी मिसकॉल वाली पार्टी बन गई थी। लेकिन हमारे जमीनी स्तर पर काम हो रहा है। अब आप 2018 का जिक्र आपने किया, 2018 में ठीक है, 15 वर्ष के कुशासन के बाद जनता इनसे सख्त नाराज थी। माननीय कमलनाथ जी के चेहरे पर लोगों को भरोसा था, कांग्रेस पर भरोसा था, और इन्होंने मंसूबे जनता के खत्म किए हैं। इन्होंने उनको पर कुठाराघात किया है, उन्हें जनादेश का खंडन किया है, जनादेश को खरीदा है। अब कमलनाथ जी के नेतृत्व में आने वाले 2023 में फिर हम सरकार बनाने जा रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का छोटे नेता से लेकर बड़े नेता बड़ा चिंतित है, बड़ा परेशान है, तरह तरह के आयोजन कर रहा है, चाहे बात करें किसी भी योजना की। योजना का पैसा, गरीब के हक का पैसा अपनी पार्टी की ब्रांडिंग में खर्च कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लेकिन हम आवाज उठाते रहेंगे और हमारा आवाज उठाने का अधिकार हमें संविधान देता है। अरे सरवर जी, आप भले न बोलने दो, जनता जान रही है, सरकार के प्रवक्ता को चुप रहना चाहिए, जनता की आवाज सुनना चाहिए। लेकिन ये सरकार खरीदी सरकार है, ये आवाज कहाँ सुनती है? इसने जनादेश को नहीं सुना, जनादेश को खंडित कर दिया, सरकार गिरा के सरकार बना ली। ये जनता की मैं जो आवाज उठाने जा रहा हूँ सुना थोड़ी जाएगा। ये प्रवक्ता जी को ट्रेनिंग दी गई है कि अगर जनता की आवाज विपक्ष का प्रवक्ता उठाता है तो उसको दबाओ, नहीं कुछ लोग हम नहीं दबने देंगे। सर आप बोलिए, क्या दिक्कत? कुल मिलाकर के आप ये बताइए, 2018 का जिक्र किया और अब का किया। 2018 में हमने आपको बताया, ये बोलने नहीं दे रहे हैं, इनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, आप बोल लीजिए। अरे जनता देख रही है सरवर पटेल साहब, जनता गलत निर्णय ले लेगी आपके खिलाफ, आपके बूथ माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2023 में सरकार बनने जा रही है। इसीलिए आपके पेट में दर्द है, इसीलिए आप में बौखलाहट है और घबराहट है, और घबराहट चेहरे पर नजर आ रही है साहब। हम तो कहते हैं, बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए मनोज जी, मैं क्षमा चाहता हूं पर मेरी कभी आदत नहीं है किसी भी विद्वान साथी के बीच में बोलने की। आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन स्वदेश जी बीच में बोलते हैं। स्वदेश जी ने अपनी बात रखी, जब मेरी बारी आई तो उन्होंने बीच में बोलना चालू कर दिया। ठीक है, बराबर हो गए ना अब तो, अब बराबर हो गए। चलिए, मेरा आग्रह स्वदेश जी कि हमको करोड़ों लोग देख रहे हैं, माता बहनें देख रही है, आप तथ्यात्मक बातें कीजिए, सकारात्मक बातें कीजिए। चिल्ला चोट से हमारे बंसल टीवी इतना बड़ा चैनल है, उसमें ऐसी बहस होती है, चिल्ला चोट होती है, इसकी बजाय
स्वस्थ बेस कीजिए। नहीं होती, देखिए, बंसल मैं टीवी उनकी में दोनों- ये नहीं होती, मैं- बंसल न्यूज में ये मैं- सब संभव नहीं। जी बोलिए। जहाँ मनोज जी वहां संभव भी नहीं है। खैर मैं दो बातों का जवाब देना चाहता हूं माननीय हमारे विद्वान साथी की। उन्होंने कहा जनादेश का अपमान। मैं बताना चाहता हूं, मैंने अभी आवाज में भी बोला था कि किसी जनादेश का अपमान कभी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। भारतीय जनता पार्टी ने सदैव जनादेश का सम्मान किया। 1% वोट प्रतिशत आ रहा हूं ज्यादा स्वदेश जी, मिलने आ के रहा हूं। बाद भी इनकी बात का जवाब देना है मुझे। मैं लूंगा आपसे जवाब। फिर इनसे मैं लूंगा आपसे सवाल जवाब। खड़े मैं करूंगा मैं, दूंगा मुझे आपसे तो ऐसे जवाब चाहिए। कांग्रेस ने लगातार हाँ, बोलिए, बोलिए, बोलिए। 15 माह में शाही इमाम मचा दिया। कांग्रेस ने अपने जो निष्ठावान नेता थे, अपने जो जनता के बीच में लोकप्रिय नेता थे, उनको अपमानित करने का काम किया। उनको इसलिए कहा- सरकार गिरा दी उन्होंने कहा आपने। कि इसलिए गिरा दी आप सरकार। वचन पत्र पूरा कीजिए, तो आपने कहा कि रोड पर उतर जाइए अगर रोड पर उतरना है तो। अच्छा, इसलिए ऐसे किया आपने आपने। अपमानित तो करने कल का मैं- नहीं, लेकिन अब क्या होगा सलमान जी, इस बैठक से क्या निकल कर सामने आएगा ये बता दी। बैठक से क्या निकल कर, बैठक से क्या, बैठक पर आ जाए। बैठक की सुन लीजिए। बैठक में देखिए इन्होंने कहा कि इनकी जो बैठक, हमारी बैठकें इनके डर से, अरे भाई ये भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति है। और इन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है एक बूथ पर 10 यूथ। अरे भाई स्वदेश जी, भाई साहब आप बड़े हैं, दिग्विजय सिंह जी आपकी पार्टी में बड़े हैं। दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं 2023 में हमको कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे, कार्यकर्ता ही नहीं मिलेंगे। ये जोश भरने का तरीका है, वो जोश भर रहे हैं, एहसास दिला रहे हैं कि देश को आजाद कराने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद अगर इस तरह का जोश नहीं भरते, जैसे खर्चा नहीं होता, आपके जैसे लोग माफी मांगने वाले नहीं ज्यादा हो जाते, फिर देश हम आजाद कैसे कराते। दिग्विजय सिंह जी ने सही कहा है, ताकि हमें जोश आए और हम जनता के बीच जाए और हम 2023 में सरकार बनाए। इसको आप इस रूप में लीजिए। कल्चर है, क्योंकि आपके पास कोई विचार नहीं है, इसलिए आपके कार्यक्रमों में लोग जूतम मार करते हैं, आपके कार्यक्रमों में गाली मार करते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी निश्चित उद्देश्यों को लेकर काम करने वाली पार्टी। ठीक है देवदत्त दुबे जी, दोनों मेहमानों को आप सुन रहे हैं, ये भी समझ आता है कि 2023 का चुनाव कैसा होगा। आपने भी कहा बहुत ही दिलचस्प चुनाव होगा, और कई बार होता है जब गलतियां होती है, चाहे वो बीजेपी से हो या कांग्रेस से, सबक लिया जाता है। और ऐसा भी नजर आ रहा है कि दोनों ने ही सबक लिया है, पर ये सबक के बीच में कुछ विधायक नहीं पहुंचे। तो क्या ये तैयारी उसकी भी है कि 2023 से पहले एक रिकॉर्ड तैयार कर लिया जाए और ये बता दिया जाए कि साहब आपका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, अब आप तैयारी कर लीजिए, अब आप संगठन में काम कीजिए और बाकी जो जिसको टिकट मिलने वाला है उसका सहयोग कीजिए। तो ये आकलन इस बात का भी चल रहा है क्या? देखिए, भाजपा की जिस तरह की कार्य पद्धति चल रही पूरे देश में, कई राज्यों में विधायकों के टिकट काटे गए, कई जगह नगर निगम में भी पार्षदों के टिकट काटे गए। तो उसके लिए जब आप किसी का टिकट काटेंगे तो एक आधार तैयार किया जाता है कि आखिर किस आधार पर, जिससे वो बाहर जाके ये ना कह सकें कि मेरा बेवजह टिकट काटा गया। तो एक एक चीज़ का मूल्यांकन होता है संघ द्वारा, संगठन द्वारा, कि जैसे बूथ विस्तारक, आपकी विधानसभा क्षेत्र में बूथ विस्तारक कार्यक्रम कितना सफल हुआ, निधि समर्पण का अभियान कितना सफल हुआ, आप बैठकों में आपकी उपस्थिति कितनी रही, आपका विधानसभा के अंदर परफॉर्मेंस कितना है। इन सब चीज़ों को, समग्र चीज़ों का एक तरह से डाटा तैयार किया जाता है और बाद में सर्वे भी किया जाता है और उसके आधार पर विधायकों को समझा दिया जाता है कि आपका ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। जैसे मुख्यमंत्री जी कई 1 to 1 करते हैं तो उसमें भी बताते हैं, और संगठन भी पूरी नकेल रखी रहता है। जब भी आप देखो कोई विवादास्पद बयान देता है तो प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा उसको बुलाते हैं, बात करते हैं कि ऐसा आपने क्यों कहा। तो ये जो पद्धति है, तो एक आधार तो तैयार किया जाता है कि जिसका यदि टिकट काटना पड़े तो उसके लिए पर्याप्त आधार रहेगा कि आपका इस कारण टिकट के, जिससे उनको ये ना लगे कि मेरे साथ अन्याय हुआ है। तो पार्टी में यही प्रक्रिया चल रही है कि हर चीज़ की एक वो अंक दिए जा रहे हैं कि किस तरह से आपका पूरा ऑल ओवर परफॉर्मेंस है, और आपको जैसे मान लो 100 में से कितने अंक मिल रहे हैं, और जब 70-75 अंक होंगे तब आपको दोबारा टिकट दिया जाएगा। अन्यथा जो पार्टी का चल रहा है, नए चेहरों को लाने का एक पीढ़ी परिवर्तन का दौर भी चल रहा है। जैसा आपने संगठन में देखा, प्रदेश अध्यक्ष अपेक्षाकृत युवा हैं, जिला अध्यक्ष भी अधिकांश युवा बनाए गए हैं, और उन्होंने परफॉर्मेंस भी दिया है कि जब पार्टी बिल्कुल एक तरह से ढलान की पटरी पर जा रही थी तब प्रदेश अध्यक्ष ने बूथ विस्तारक अभियान के माध्यम से एक बार फिर एक वापसी की उम्मीदें 23 में जताई, और एक मजबूत संगठन जो मध्य प्रदेश का माना जाता उसको एक तरह से सिद्ध किया है नेताओं के सामने कि नहीं, हमने डिजिटल कर लिया है पूरा बूथ, और उसके आधार पर जब जो चाहेंगे प्रोग्राम हम बूथ स्तर तक पहुंचा देंगे। लेकिन अब उन विधायकों का ये भ्रम टूटेगा जिनको ये लगता था कि हमारी विधानसभा क्षेत्र में हमारी पकड़ है। अब पूरा संगठन के पास डाटा है और वो
जो पलायन या जो कभी जैसा कांग्रेस में जी, होता जी। है कि सिंधिया जी आए तो उनके साथ 22 विधायक भी आ गए, वो सब कार्यकर्ता भी आ गए। शायद भाजपा में ऐसा होना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि संगठन ने अपनी इस तरह से पकड़ जमा ली है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सुदेश जी आपका, सनवर जी आपका, देवदत्त जी। लेकिन मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बैठक का दूसरा दिन है। आज की बैठक में पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों को भी बुलाया गया है कि आखिर काम कितना आपके क्षेत्र में चल रहा है, यदि आप पार्टी से जुड़े हैं तो आप क्या कर रहे हैं, और जहां पर ठीक नहीं रहा या जो हार गए हैं उनको भी बुलाकर बात की जाएगी। बात यही है कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, जो बूथ कमजोर रह गए उनको और मजबूती की तरफ कैसा बढ़ाया जाए, बूथ विस्तार का जो काम है उसको सतत कैसे आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मुद्दा समर्पण निधि का है, क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य बीजेपी ने तय किया है और बीजेपी चाहती है कि यदि वो समर्पण निधि हमारे पास आ गई तो पूरा संगठन आत्मनिर्भर हो जाएगा और जो काम हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं वो बढ़ पाएंगे। लेकिन नज़र कांग्रेस की भी है, क्योंकि जन आक्रोश रैली के जरिए कमलनाथ भी लोगों तक पहुंच रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह को आप देख ही रहे, तो दल दोनों सक्रिय है और इसीलिए तो कह रहे हैं कि इस बार के चुनाव बहुत अलग होंगे। पहली बहस, पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसली। नमस्कार।